गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय में आज अध्ययन करेंगे पौधों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखते हैं इसका। प्रस्तावना एवं परिभाषा। सभी जीवों को अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सभी जीवों को अपनी जैविक क्रिया को संचालित करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे जीव अपने अंदर के कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। इसी ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। श्वसन प्रत्येक जीव तथा कोशिका का एक अनिवार्य जैविक लक्षण है। श्वसन प्रत्येक जीवों का या कोशिका का एक अनिवार्य जैविक लक्षण है। इसको परिभाषित किया गया है। श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को ऑक्सीकरण द्वारा अपेक्षाकृत सरलतम पदार्थों में अपघटित करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसे श्वसन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में परिभाषा और बता सकते हैं हम। श्वसन जीवित कोशिकाओं या जीवों में होने वाला वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य कार्बनिक पदार्थों का क्रमिक ऑक्सीकरण या विघटन या अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होता है। यहां पर एक समीकरण ये कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। ये ऊर्जा 38 एटीपी के रूप में या 673 किलो कैलोरी के रूप में मुक्त होता है। तो जीव अपने जैविक क्रिया को चलाने के लिए, अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए इसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और यह ऊर्जा हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो सारी जो प्रोसेस होना है, श्वसन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्योंकि श्वसन जो है एक क्रमिक क्रिया है। जैसे हमने इसको एक समीकरण में बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रमिक ऑक्सीकरण होना है, एक समीकरण में है, पर ये एक प्लेन में नहीं होता, ये विभिन्न चरणबद्ध होता, चरणबद्ध प्रक्रिया है, कई चरणों में पूरी होती है, और प्रत्येक चरण में एंजाइम की आवश्यकता होती है। और श्वसन के संपूर्ण एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जितने भी एंजाइम है सब कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिया होती है और ऊर्जा संचित करते हैं। फिर इसी ऊर्जा को जीव अपने जैविक क्रिया संचालित करने के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए इत्यादि जो भी क्रिया करता है जीव, उसमें उपयोग करता है। क्योंकि श्वसन की क्रिया में जीवित कोशिका के श्वसन क्रिया जो है जीवित कोशिका के अंदर होता है, और जीवित कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए इसको जैविक ऑक्सीकरण भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन।
जैविक ऑक्सीकरण भी, जैविक ऑक्सीकरण मतलब जीवित कोशिका के अंदर होता है। इसके लिए जितने भी संरचनात्मक संगठन या रचनात्मक इकाई है या एंजाइम है वो सभी कोशिका के अंदर उपस्थित रहते हैं। जबकि निर्जीव पदार्थों में भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, पर निर्जीव पदार्थों में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। अब उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे दहन की क्रिया, दहन मतलब जलना, दहन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। जब किसी वस्तु को जलाया जाता है, किसी पदार्थों को जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा ताप के रूप में या ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। परंतु ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, जैविक ऑक्सीकरण क्रिया, ये शरीर के तापक्रम पर विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से होती है और ये क्रमबद्ध होती है, जिसमें ऊर्जा जो है एटीपी या हम लिखे इसको 673 किलो इकट्ठा उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये क्रमिक उत्पन्न होता है। क्रमिक एटीपी जो है क्रमशः बनते जाते हैं और उस ऊर्जा को कहां संचित करके रखा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में या ऑक्सीसोम में। इसीलिए एटीपी का एक डेफिनेशन दिया गया है। प्रोफेसर के लोहमान ने एटीपी का परिभाषा किया है कि एटीपी इज ए करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी ऊर्जा रूपी मुद्रा है जो जीवों के जैविक क्रिया में उपयोग होता है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एक अणु जो होता है वो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा निकालने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से एटीपी के 6 उच्च बंधों का संश्लेषण करती है। निर्जीव पदार्थों में जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में ताप के रूप में या प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। जैविक ऑक्सीकरण में बने एटीपी का उपयोग जीव अपने जैविक क्रिया में करते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में करते हैं। ये तो डेफिनेशन और परिभाषा हुआ। इसके बाद श्वसन के चरण। अंतः श्वसन, पहला है श्वसन के चरण में बाह्य श्वसन या ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। दूसरा है अंतः श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन। तो बाह्य श्वसन को पहले समझिए। यह एक यांत्रिक क्रिया है। बाह्य श्वसन क्या है? एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें वायुमंडलीय वायु को विभिन्न अंगों के माध्यम से, श्वसन अंगों के माध्यम से शरीर में अवशोषित किया जाता है या उसको दूसरे शब्दों में कहें कि ग्रहण किया जाता है। जैसे श्वसन अंग मनुष्य का अगर हम बात करते हैं तो नासा छिद्र, नासा पथ से होते हुए फेफड़े तक जाता है, ये श्वसन अंग है ना। तो सामान्य सांस लेने की जो प्रक्रिया है, गैस को ग्रहण करना और फिर छोड़ना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रीथिंग या बाह्य श्वसन। अलग अलग अंग है। मनुष्य का अंग है फेफड़ा,
छिपकली का भी फेफड़ा है, और कुछ जीव गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, जलीय जीव, कुछ जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, मतलब श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। इसमें O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ये क्रिया जो है बाह्य श्वसन, लेना और छोड़ना। निम्न वर्गीय जीवों में विशेष कोई श्वसन अंग नहीं होता, इसलिए वो सामान्य विसरण के द्वारा O2 और CO2 का विसरण ग्रहण करना और त्यागने की प्रक्रिया। पौधों में श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है या बाह्य श्वसन क्रिया होती है। पौधों के पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र होती है, इसे स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा के माध्यम से पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को मुक्त करते हैं। ये श्वासोच्छ्वास हुआ या बाह्य श्वसन। दूसरा अंतः श्वसन। अंतः श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है, जीव के शरीर के अंदर होने वाली क्रिया, जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दोनों कंडीशन में देखिए, उपस्थिति या अनुपस्थिति में पूर्णतः या आंशिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ दूसरे कार्बनिक पदार्थ, एथिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल इत्यादि का निर्माण होता है। और श्वसन के द्वारा बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शरीर से मुक्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन। इन दोनों श्वसन में अंतर है, एक बाह्य श्वसन, दूसरा अंतः श्वसन, दोनों में अंतर है। बाह्य श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि कोशिकीय श्वसन एक जैविक क्रिया है। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखें तो श्वासोच्छ्वास में O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को त्यागा जाता है, जबकि श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। बाह्य श्वसन में ऊर्जा मुक्त नहीं होता, अंतः श्वसन में ऊर्जा मुक्त होता है ATP के रूप में। अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था ATP के रूप में, है ना। चौथा अंतर है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया अर्थात बाह्य श्वसन की क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अंतः श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। बाह्य श्वसन कोशिका के बाहर होती है, अंतः श्वसन कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है। कि अंतर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकीय श्वसन के प्रकार, है ना। अब श्वसन प्रकार अर्थात ये कोशिकीय श्वसन के प्रकार। कोशिकीय श्वसन के प्रकार। श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों, मुख्यतः कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है, तो जीव शरीर के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकीय श्वसन को दो वर्गों में बांटे हैं या उनकी दो प्रकार है। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस
38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई। ये ऑक्सीश्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता उपस्थिति में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दूसरा अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरे सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड इत्यादि बनते हैं और CO2 मुक्त होता है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सीधा ऑक्सीकरण हो रहा है और ये बनाते हैं एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया और 2 ATP उत्पन्न किया या 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो अनाक्सी श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है मुख्यतः, कभी कभी उच्च वर्गीय जीवों में भी अनाक्सी श्वसन होता है, पर प्राय सूक्ष्म जीवों में अनाक्सी श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल बनाने की विधि में इसी का उपयोग करते हैं। इस समीकरण से पता चलता है कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु, समीकरण देख के आपको ज्ञात हो गया होगा कि ग्लूकोज का एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी के रूप में ऊर्जा मुक्त हुआ। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है तब एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त हुआ। अब 2 एटीपी मुक्त हुआ जबकि ग्लूकोज में 38 एटीपी मुक्त करने की क्षमता है। तो एथिल अल्कोहल के पास 36 एटीपी रहता है। एथिल अल्कोहल में कितने एटीपी ऊर्जा है? 36 एटीपी ऊर्जा है। इसी ऊर्जा का उपयोग जो जीव एथिल अल्कोहल बनाते हैं वो जीव भी करते हैं, या जो इनको उपयोग करते सेवन करते हैं उन जीवों को भी ऊर्जा प्राप्त होता है। यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मिलिट्री वाले जब युद्ध के क्षेत्र में रहते हैं, जंग के मैदान में कंटिन्यू 12 घंटा 15 18 72 घंटा तक लड़ाई करते हैं कंटिन्यू, उनके लिए खाने वाने का टाइम नहीं रहता। तब वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ शराब पीते हैं, है ना। एथिल अल्कोहल मतलब शराब, है ना। तो वो सिर्फ शराब पीते हैं, पी के लड़ते हैं। पीने से क्या फायदा होता है उनको? शराब में कितने ऊर्जा संचित है? 36 एटीपी है। उनको पीने से ऊर्जा मिलती है, वो सिर्फ ऊर्जा के लिए पीते हैं, है ना। उसका उपयोग मादक पदार्थ के रूप में नहीं करते, वो सिर्फ उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ऐसा शराब नहीं पीते एकदम लोकल वाला, सबसे उच्च क्वालिटी का शराब पीते हैं। दोबारा सरकार जो है मिलिट्री वालों के पास भेजता है पीने के लिए, ठीक है। इस प्रकार श्वसन करने वाले जीवों को अनाक्सी जीव कहते हैं, जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, और जो ऑक्सी श्वसन करते हैं उनको ऑक्सी जीव कहते हैं। तो अनाक्सी श्वसन करने वाले जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पूर्णतः अनाक्सी जीव और दूसरा आंशिक अनाक्सी जीव। देखो, अनाक्सी श्वसन करने वाले जीवों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, पूर्णतः ऑक्सी जीव और दूसरा आंशिक अनाक्सी अनाक्सी जीव।
पूर्णतः आंशिक जीव वे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये जीव हैं बैक्टीरिया, हमारे आंतों में पाए जाने वाले कुछ गोल कृमि, फीता कृमि और टर्माइट के आंतों में पाए जाने वाले कुछ परजीवी होते हैं। दूसरा आंशिक परजीवी, आंशिक अनाक्सिक जीव। ये जीव ऑक्सीजीव जीव होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, कमी या अनुपस्थिति के कारण कभी कभी ये जीव अनाक्सी श्वसन करने लगते हैं। ये तो ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव हैं, पर विपरीत परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न होती, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है उस क्षेत्र में, तब वो जीव क्या करते हैं, अनाक्सी श्वसन करते हैं। जैसे इष्ट, कॉकरोच, कुछ जलीय जंतुओं और विकसित जो पादप होते हैं जिनके बीज अंकुरित होते रहते हैं, जब बीज अंकुरित होते हैं उस समय वो अनाक्सी श्वसन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्यू समझना है, अब अनाक्सी श्वसन क्यों कर रहे हो, क्योंकि बीज सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं है, मिट्टी के अंदर दबा है तो ऑक्सीजन नहीं है, पर बीज को अंकुरित होना है, क्योंकि जो बीज है उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वसा है, जिसका ऑक्सीकरण करेगा तब बीज जो है अंकुरित होकर एक अंकुरण बनाएगा, एक नया पौधा तैयार करेगा। जब तक उसमें श्वसन क्रिया नहीं होगी बीज अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए। श्वसन एक जैविक क्रिया है ना, तो उसको अंकुरित होना वो भी एक जैविक क्रिया है। तो समस्त जीवों को जब जैविक क्रिया को चलाना होता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी, जब उसके अंदर भोज्य पदार्थ है और भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण किसी न किसी रूप में होगा, चाहे वो ऑक्सी श्वसन होगा या अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन होगा तो 38 एटीपी प्राप्त होगा, अनाक्सी होगा तो 2 एटीपी, और 2 एटीपी का उपयोग करके भी जीव जीवित रह सकता है, अपने जैविक क्रिया को संचालित कर सकता है। इसीलिए जो अंकुरित होने वाले बीज होते हैं, ये तो छोटी होगी, बड़ी कक्षाओं में तो एक विशेष प्रकार का इस पर एक्सपेरिमेंट है, प्रश्न है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में अंतर। 2 श्वसन हमने देखा, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। दोनों में अंतर देखिए, एकदम सिंपल है अंतर। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अनाक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनाक्सी श्वसन भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी 38 एटीपी बनते हैं, अनाक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड रूप में मुक्त होता है, अनाक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड रूप में या अन्य दूसरे, और कभी कभी CO2 उत्पन्न ही नहीं होता ना। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, और अनाक्सी श्वसन के एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑक्सी श्वसन अधिकांश जीवों में होता है और अनाक्सी श्वसन बहुत कम जीवों में होता है। ये दोनों में अंतर कंपेयर करते हैं। फिर जैविक ऑक्सीकरण या श्वसन की क्रिया विधि। इसके बाद आ जाएंगे मुख्य जैविक ऑक्सीकरण या श्वसन की क्रिया। चलिए नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया विधि या जैविक ऑक्सीकरण।
श्वसन की क्रिया विधि या जैविक ऑक्सीकरण। कोशिकीय श्वसन बहुत ही जटिल क्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है। प्रत्येक चरण के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और ये एंजाइम कोशिका के अंदर ही उपस्थित है। एक समय में कुछ क्रियाएं, श्वसन के समय कुछ क्रियाएं, दोनों ही प्रकार के श्वसन, दोनों प्रकार के श्वसन मतलब एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन में एक समान होती है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के लिए कुछ क्रियाएं समान और कुछ क्रियाएं भिन्न प्रकार की होती है। इन सभी क्रियाओं की भिन्न विधियों का अध्ययन निम्नलिखित करेंगे। पहला है ग्लाइकोलिसिस। इसका पहला क्रिया है कोलिसिस। EMP पथवे इसका नाम है, ग्लाइकोलिसिस या EMP पथवे। इस पथ की खोज इम्बडेन, मेयरऑफ और पारनास 3 वैज्ञानिकों ने किया, इसलिए इस पथ का नाम है EMP पथवे के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस श्वसन का प्रथम चरण है, कोशिकीय श्वसन का है ना, यह जैविक ऑक्सीकरण प्रथम चरण ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस संपूर्ण क्रिया का सारांश देखिए क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अपघटित होके पायरुविक एसिड के 2 अणु बनता है। ये देखिए 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मोल्स ग्लूकोज है, ये कितने मोल्स पायरुविक एसिड बनाया? 2 मोल्स। एक लेने पूरा हो गया। पर क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं बनाता, ये विभिन्न चरणबद्ध प्रोसेस है और प्रत्येक चरण के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं और उसी एंजाइम के माध्यम से ये जो यौगिक है वो टूटते जाते हैं और अंत में पायरुविक एसिड बनाता है। तो ग्लाइकोलिसिस को क्रमबद्ध देखते हैं। बताते हैं। पायरुविक एसिड उसका नाम ही है भाई, पायरुविक एसिड। एसिड मतलब अम्ल ना, पायरुविक अम्ल, हिंदी में उसको पायरुविक अम्ल बोलेंगे, अंग्रेजी में पायरुविक एसिड, उसका नाम ही है। एक अणु ग्लूकोज का अपघटन होगा हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में। इस समय एटीपी के 1 अणु उपयोग होता है और ये एडीपी में चेंज होता है। यहाँ पर Mg+ आयन की भी आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज को विघटित करने में कितने चीज भाग ले रहे हैं? एक तो एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, दूसरा Mg+ आयन और एटीपी। एटीपी श्वसन में बनता भी है पर कुछ जगह पर उपयोग भी होता है, कोशिका को उपयोग भी करना होता है क्योंकि श्वसन भी एक जैविक क्रिया है। तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के रूप में। ये बना ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर परिवर्तित होगा, यहां पर दूसरा एंजाइम लगेगा फास्फोराइलेशन
फास्फो हेक्सो आइसोमरेज और ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, हेक्सोकाइन एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी लगा, एटीपी चेंज इनटू एडीपी, एक पी यहां पर जुड़ गया इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने ही आइसोमर में टूटा, आइसोमर मतलब समवाय, और बनाया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ये फिर से यहां पर एक एटीपी लिया, चेंज हुआ, एडीपी में Mg डबल प्लस आयन उगलने लगे, यहां पर एंजाइम लगेगा फास्फो हेक्सोकाइनेस, फास्फो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में, और ये टूट जाता है, परिवर्तित होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट एक एंजाइम लेता है फिर से यहां पर एल्डोलेज, और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 अणु में टूटेगा। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और दूसरा अणु है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये 2 यौगिकों में टूटा, दोनों यौगिक एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमर मतलब समावयी, जिनके संरचना सूत्र अलग होंगे लेकिन उनके अणुसूत्र समान होते हैं, उसको बोलते हैं समावयी। दोनों एक दूसरे के समावयी है तो बोथ आर कॉल्ड ट्रायोस। ये दोनों क्या है? ट्रायोस। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाले यौगिक। ग्लूकोज हेक्सोस है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन वाला, और 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट, ये दोनों कैसे हैं? ट्रायोस, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इनको ट्रायोस के। दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एंजाइम लिखेंगे, यहाँ पर ट्रायोस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट चेंज इनटू फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसका कितने अणु हो गया? 2 अणु। भाई ये फिर से इसी में बदल गया ना, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट फिर क्या बदल गया? 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो टोटल इसके अणु कितना हो गया? 2 अणु। अब 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड
ग्लिसरॉल्डिहाइड, अणु की संख्या 2। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक एंजाइम लेता है यहां पर फास्फेटेज, और एक अणु H3PO4 का उपयोग करता है, मतलब फास्फेट समूह को लेता है और ये बदल जाता है 1,3-डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी 2 अणु 1,3-डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लेगा यहां पर फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में NAD की सहायता से ये बदल जाता है NADH2, या 2H भी लिख सकते हैं। ये 2 अणु तो ये भी 2 अणु, और दूसरा यौगिक में बदल जाता है 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाई, डाई मीन्स 2 है ना, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए तो 1,3-डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन ग्राही NAD का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हमेशा NAD। ये हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ग्रहण करने वाला होता है, और हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया। NAD क्या बदला, NADH2 बदल गया, तो हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, यहां से हाइड्रोजन के 2 अणु निकल गया और ये बना 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। अभी जो 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फेटेज एंजाइम लेगा यहां पर, फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर ये ADP की सहायता से ये परिवर्तित हो जाता है ATP। 2 अणु, ये भी 2 अणु, ये भी 2 अणु है, तो 2 अणु ATP परिवर्तित हुआ आयन Mg++ की उपस्थिति में। एंजाइम क्या लगा, फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फेटेज एंजाइम, और ये बदल जाता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक
एसिड। इसमें बदला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपने दूसरे यौगिक में बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पर एंजाइम लगेगा, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी के एक अणु को मुक्त करेगा, मतलब 2 अणु है तो पूरे 2 अणु आएंगे, और ये परिवर्तित हो जाएगा 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड यहाँ पर एंजाइम लेता है पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी की सहायता से एटीपी बनाते हैं, और ये बना लेता है 2 अणु पायरुविक एसिड। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में अभी आपने देखा कि प्रत्येक चरण में एक एंजाइम की आवश्यकता हुआ, प्रत्येक चरण में एक एंजाइम आवश्यकता हुआ, है ना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट बना, यहाँ पर एंजाइम लगा। तत्पश्चात ग्लूकोज 6-फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पर एंजाइम लगा। तो एक बार का सारांश देखें कि प्रत्येक चरण में एंजाइम की आवश्यकता होती है और वो यौगिक जो है बदलते जाते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल कितने अणु बना? 2 अणु। ये 2 अणु बनने तक की पूरी इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहां पर चूंकि उत्क्रमणी का चिन्ह लगा हुआ है, प्रत्येक पदों में उत्क्रमणी चिन्ह, तो पायरुविक एसिड पुनः ये ग्लूकोज में परिवर्तित होने की क्षमता भी रखते हैं। इसको बोलते हैं डी ग्लाइकोलिसिस। दोनों क्रिया हो सकता है, पायरुविक एसिड ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुविक एसिड, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक एसिड चेंज इनटू ग्लूकोज, पायरुविक एसिड पुनः ग्लूकोज में बदल सकता है, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं डी ग्लाइकोलिसिस। और इस प्रकार श्वसन के पौधों में श्वसन के चरण 2 चरण, बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन, श्वसन के प्रकार आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन, और कोशिकीय श्वसन के चरण या जैविक ऑक्सीकरण के प्रथम पद ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन किए। और इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी उपयोग हुआ, 4 एटीपी प्राप्त हुआ, और एक जगह पर NADPH2 प्राप्त हुआ है, और एक NADPH2 3 एटीपी देता है, अर्थात 2 NADPH2 बराबर 6 एटीपी वहां पर प्राप्त हुआ। तो कुल प्राप्त एटीपी 6 और 4 10 में 2 माइनस कर देंगे तो कुल कितना एटीपी प्राप्त होता है इस क्रिया में
8 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान जीवों को 8 एटीपी प्राप्त होता है और टोटल 38 एटीपी है, और बाकी 30 एटीपी जब ऑक्सीकरण क्रिया कंप्लीट होगी, ये तो अनाक्सीय ऑक्सीकरण, कहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हुआ है, इसकी अगली जो प्रोसेस होगी वो उसमें 30 एटीपी प्राप्त होंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया में कितने एटीपी प्राप्त हुआ? 8 एटीपी। थैंक यू।